हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए थे। आज हम उसी में आगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 says polythene can be prepared by CH3 by the following sequence of reaction. The mass in kg of polythene that can be produced by prepared by 20 kg of CaC2। देखिए ऐसी रिएक्शन जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तीन रिएक्शंस दे रखी है कंटिन्यूअसली। ऐसी रिएक्शंस को ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, और सिक्वेंशियल रिएक्शन मींस रिएक्शन जो कोई भी एक रिएक्शन होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट अगर यूज होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिमिलरली एक और इसी टाइप की रिएक्शंस होती है, बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट सेम होते हैं और वही रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा भी एक और क्वेश्चन है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वो जो है पैरेलल सिक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो गिवन है CaC2 प्लस H2O वो बना रहा है CaO प्लस C2H2। ये पहली रिएक्शन होगी। यहाँ से CaC2 जो है आपको दे रखा है दैट इज 20 kg। उससे पूछा है मैक्सिमम जो पॉलीथीन है वो कितना बनने वाला है, तो C2H2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो C2H2 बना है ये C2H2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहा है C2H4। अच्छा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजनेशन। तो C2H4 बन गया, ये क्या है, इथाइन। इथाइन से क्या बना, इथीन। ठीक है, बाद में हमारे पास क्या हो गया, एन मोल ऑफ C2H4। एन मोल ऑफ C2H4 को क्या बोलते हैं, इथीन। तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो उससे क्या बनेगा, पॉलीइथीन, या उसे पॉलीथीन भी बोल सकते हो आप। तो पॉलीइथीन एन मोल ऑफ C2H2 वो बना रहे हैं C2H4 होल एन, मतलब सारे एन मॉलिक्यूल जो थे इथीन के वो सारे एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। इट मींस एक मोल CaC2 एक मोल इथीन बनाता है, सॉरी इथाइन बनाता है, और 1 मोल इथाइन फॉर्म करता है 1 मोल इथीन। वहीं पे n मोल इथीन जो है वो बना रहे हैं पॉलीथीन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे पास 20 kg। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोल ऑफ CaC2 वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए CaC2 का गिवन मास हमारे पास 20 kg, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन CaC2 का मोलर मास क्या होगा, कैल्शियम हो गया 40 और कार्बन कितना है 24। 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 40 हमारे पास कितने हो जाएंगे 62। ठीक है, सॉरी 60, 24 प्लस 64 हो जाएगा। तो ये हमारे पास CaC2 के मोल है। तो जितने मोल CaC2 के उतने मोल C2H2 के भी होंगे। सिमिलरली जैसे मान लो हमारे पास ये मोल कितने हो गए, 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल CaC2। तो C2H2 के भी कितने बनेंगे, कितने बनने वाले 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3। तो C2H2 अगर इतना है तो C2H4 भी इतने बनेगा, दैट इज 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हमारे पास C2H4 के मोल हो गए 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब हमें पता है एन मोल C2H4 कितना बनाता है, 1 मोल। तो इतने मोल कितने बनाएंगे, इसका 1/n। तो मोल ऑफ पॉलीथीन कितना होगा 1/n इंटू 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3। हमारे पास मास निकालना हमें, तो मास ऑफ C2H4 या पॉलीथीन हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल है हमारे पास 1/n इंटू 20/64 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज मोल। और इसका मोलर मास कितना होगा 24 प्लस 4 28 इंटू n, तो हो जाएगा 28n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 8.75 kg। ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज 8.75 kg हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसे बोलते हैं ऐसे रिएक्शन से, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एग्जांपल हो गया पैरेलल रिएक्शन का, क्योंकि उसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज KClO3, वही KCl प्लस O2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और अगली रिएक्शन में वो KCl प्लस KClO3 में रिएक्शन हो गया। इट मीन्स वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, पैरेलल रिएक्शन, और ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बोला है इक्वल मास ऑफ KClO3 undergoes different reaction in two different container, mass ratio of KCl produced in respective reaction क्या होने वाला है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है 2KClO3 सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। दोनों के अंदर दोनों रिएक्शन में इक्वल मास दिया है, तो हम मान लेते हैं इसका कितना है W ग्राम, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ KClO3 दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना है इसका गिवन मास W, एंड मोलर मास कितना है KClO3 का, देखिए K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, और ऑक्सीजन का 6 × 3 48। तो ये मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा, KClO3 का मोलिकुलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो दोनों में, या इसको m भी ले सकते हैं अपन, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा ऐड करके देख लेते हैं कितना होगा, 39 प्लस 48 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 0.5, 9 17 17 और 5 22, तो 2 और 7 3 10 और 12, तो ये हो जाएगा 122.5। इसका मोलर मास हो गया 122.5, इतने मोल है। तो हमें पता है 2 मोल KClO3 कितना बनाते हैं, 2 मोल KCl बताते हैं, हमारे पास पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों में KCl कितना बनने वाला है, इसमें कितना हो जाएंगे मोल, W अपॉन 122.5 मोल हमारे पास किसके बनेंगे, KCl के बनेंगे। सिमिलरली सेकेंड जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास 4 KClO3, उससे बन रहा है KCl प्लस 3 KClO4, राइट। अब उस रिएक्शन के अंदर आपको बोला है सेम मास लेना है, इसमें से भी W ग्राम हो जाएगा, इसका भी W ग्राम, तो मोल क्या होंगे, W अपॉन 122.5 ग्राम, ये इसके मोल हो गए। तो 4 मोल इसका 1 मोल बनाते हैं, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 1/4 ऑफ W अपॉन 122.5 मोल, ये दोनों के मोल आ गए। तो मास का रेशियो चाहिए, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, KCl के इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का रेशियो ले लो। लेकिन हमें पता है KCl का मोलर मास यहाँ और यहाँ सेम होने वाला है, मोल दोनों में देखो ये W अपॉन 122.5 और W अपॉन 122.5, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा टर्म, 1/4 का टर्म बचने वाला है। तो हमारे पास जो रेशियो आने वाला है, रेशियो किसके अंदर आएगा, 1 और 1/4 के टर्म में। देखिए तो पहली रिएक्शन में देखो मास ऑफ, रेशियो में निकालना है मास ऑफ KCl फर्स्ट अपॉन मास ऑफ KCl इन सेकेंड, तो वो हो जाने वाला है, मोल है W अपॉन पहली वाली रिएक्शन 122.5 इंटू KCl का मोलर मास कितना हो 39 प्लस 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 74.5, ठीक है, डिवाइड बाय सेकंड रिएक्शन में 1/4 इंटू W अपॉन 122.5 इंटू 74.5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचने वाला है हमारे पास 4/1। तो क्वेश्चन में गिवन था दैट इज x/1, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ये पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 says mixture of MgCO3 and NaHCO3 on strong heating gives CO2 and H2O in 3:1 mole ratio. The percentage of NaHCO3 present in the mixture वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो गिवन है उनके हम मास ले लेंगे, तो मास परसेंट कितना होगा, रिएक्टेंट का मास जिसका निकालना है अपॉन टोटल इंटू 100 हमारे पास मास परसेंट हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 के अंदर मिक्सचर है हमारे पास MgCO3 प्लस NaHCO3। अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो तो इसका भी कितना आएगा 84, 24 प्लस 60, इसका भी कितना आएगा 84, दोनों का मोलर मास सेम। इट मींस मान लेते हैं इसका मास कितना होगा, लेट मास MgCO3 का कितना है x ग्राम और NaHCO3 का कितना मान ले सपोज y ग्राम। तो हमें अगर आंसर निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज दी मास परसेंट ऑफ NaHCO3, तो NaHCO3 का परसेंट कितना होगा, आंसर हमारा ये होगा परसेंटेज ऑफ NaHCO3, वो क्या हो जाएगा NaHCO3 का मास अपॉन टोटल इनटू 100, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100 NaHCO3 का मास। पहले हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, x का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। चलिए, तो आपको बोला है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, जैसे NaHCO3 को, या पहले अगर आप MgCO3 को हीट करें, तो MgCO3 को हीट करेंगे तो उससे क्या फॉर्म होगा, MgO प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास का x ग्राम है तो उसके मोल कितना होंगे, x गिवन मास अपॉन मोलर मास 84, इसका मोलर मास 84 है, तो मोल तो CO2 के मोल कितने हो जाएंगे, x बाय 84 मोल हो जाएंगे। सिमिलरली जो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास NaHCO3, अगर NaHCO3 को अगर आप हीट करोगे तो NaHCO3 हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये फॉर्म करने वाला है। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये फॉर्म करने वाला है हमारे पास। इसके मोल कितने हो जाएंगे, x बाय 84 मोल इसके भी है। देखो H2O का कितना होगा, इसके 2 मोल से इसका एक बनता है तो इसके क्या हो जाएंगे, आधे मोल हो जाएंगे, दैट इज 1/2 इंटू x बाय 84। तो सिमिलरली इसके भी होंगे 1/2 इंटू x बाय 84। तो अब हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ H2O और CO2 का रेशियो निकालना है। तो मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ H2O। देखिए CO2 के मोल हमारे पास क्या, यहाँ से कितने बन रहे हैं, x बाय 84 प्लस वहां से कितने बने CO2 के मोल 1/2 इंटू x बाय 84। ठीक है, सिमिलरली वाटर के मोल जो है दैट इज 1/2 इंटू x बाय 84, और इन दोनों का जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो रेशियो दैट इज 3:1 मोल रेशियो। देखिए x बार 84 तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया 1 प्लस 1/2 अपॉन 1/2, मतलब 3/2 अपॉन 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास कितने थे, सॉरी यहाँ पे मैंने x ले लिया, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे कितना था, y ग्राम लिया हुआ था। देखो थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास y ग्राम, तो इसके मोल हो जाएंगे y बाय 84, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू वाई बाई 84, और ये फिर से 1/2 इंटू वाई बाई 84 हो जाएगा। ठीक है, तो मोल हमारे पास CO2 के कितने हो जाएंगे, x बाय 84 प्लस 1/2 इंटू वाई बाई 84। ठीक है, और नीचे हमारे पास H2O के मोल हो जाएंगे 1/2 इंटू वाई बाय 84। तो देखिए यहाँ पे 84 84 84 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो ये कितना बचने वाला है, 2x प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी 2x प्लस वाई अपॉन वाई हमारे पास ये रिमेनिंग रहने वाला है। 5/2 था तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना है 3/1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है, देखो यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, इट मीन्स 2x बराबर 2y, तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू y हो गया तो परसेंटेज ऑफ NaCO3 कितना हो जाएगा, y अपॉन x की जगह y रख दिया, y प्लस वाई इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 50%। तो परसेंटेज ऑफ NaCO3 इन दी मिक्सचर विल बी 50% हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है
74 gram of a sample on complete combustion gives 132 gram CO2 and 54 gram H2O. The molecular mass of the compound may be। देखिए ये से क्वेश्चन जो है हमारे पास इडियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम इडियोमेट्री पढ़ लेंगे उसके बाद में, जैसे आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। 60 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen atoms on complete combustion gave 88 gram CO2 and 36 gram H2O। ये भी हमारे पास इडियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 कर लेंगे, इसके बाद 19 भी कर सकते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम मान लेते हैं कार्बन के कितने एटम है X, हाइड्रोजन है Y और ऑक्सीजन कितना है Z। अगर आप कंप्लीट कंबशन करेंगे इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनने वाला है CO2 प्लस H2O। जैसे मान लो यहाँ पे X एटम है CO2 के, तो बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा X। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन के Y है, तो यहाँ पे कितने बनने वाले हैं Y/2 H2O। बाकी ऑक्सीजन ऐड करके इधर हम बैलेंस कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हुआ ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन में दिया है CO2 का 88 ग्राम बनने वाला है एंड H2O का बनने वाला है 36 ग्राम और इस कंपाउंड का दे रखा है 60 ग्राम। तो आपसे पूछा है कि बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, मतलब X/Y/Z जो है इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर है तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो मोल अगर निकाले CO2, तो मोल ऑफ CO2 तो कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो हो जाएंगे 2। इसका अगर मोल निकाले तो 36/18, तो ये भी कितने मोल जाएंगे 2। अगर मान लो मैं इस कंपाउंड का 1 मोल लूं, 1 मोल अगर लेंगे इसका, तो इसके कितने मोल बनेंगे X मोल। इट मींस X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो इसका 1 मोल इसका Y/2 बनाएगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा Y/2, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो Y/2 इज इक्वल टू 2, देन Y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 4, तो हम Z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका था, X जो कार्बन हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम POSC मेथड होता है वो यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कार्बन के एटम जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में रहने वाले हैं, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएं, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर X2 और Y, इसका सिंपल रेशियो कौन सा होने वाला है ऑप्शन के हिसाब से 1/2। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन देखो पहले के अंदर नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड ऑप्शन के अंदर ऐसा गिवन है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो उसे। X/Y 2/4, तो ऑप्शन सी के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है CH2O, उसके अंदर दे रखा है X इज इक्वल टू 2 और Y इक्वल टू 4। अगर लेंगे तो सिंपल रेशियो कितना आएगा उनका 1/2। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी जब हम मीडियोमेट्री पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से मैं इसको बैलेंस करके सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर गिवन है, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 gram of a silver salt of organic dibasic acid yields on strong heating 0.6 gram of silver approximately। Determine the molecular formula of the acid। देखिए आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड की हम बात करें, ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक एसिड का मतलब होता है द एसिड विच गिव 2H+, जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन देते हैं उन्हें बोलते हैं हम, या पॉलीप्रोटिक एसिड हो गए, जो लेकिन 2 देते हैं उसे बोलते हैं डाइबेसिक, जो 3 देते हैं उसे बोलते हैं ट्राइबेसिक। तो जो 2 हाइड्रोजन डोनेट करने वाला एसिड होगा उसे बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। जो मान लो मैंने ले लिया एक ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड, जैसे H2 तो 2 हाइड्रोजन देगा, उसके बाद क्या होगा एनाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने HCOOH, ये क्या होता है, ये सिर्फ 1 हाइड्रोजन डोनेट करेगा। अगर मान लो हमारे पास एनाइन कुछ बचेगा, मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, तो H2A एक एसिड है जिसमें H केटायन हो गया और ये एनाइन हो गया बस। अब आपको बोला इसका सिल्वर सॉल्ट, तो सिल्वर सॉल्ट अगर मुझे इसका बनाना है तो सिल्वर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा Ag2A, राइट। तो इसका मतलब इसने दोनों हाइड्रोजन अपने डोनेट करके ये हमारे पास क्या होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको बोला है क्वेश्चन में कि सिल्वर सॉल्ट जो है
इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये हमें क्या देने वाला है, सिल्वर, राइट। क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड यील्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड 0.6 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। बाद में यहाँ पे एनायन मैंने बैलेंस कर दिया, A2 माइनस ये रहा, ठीक है, या एनायन हो गया हमारे पास A। देखिए तो आपको इसको दे रखा है 1 ग्राम और इसका कितना बन रहा है 0.6 ग्राम, तो हम मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं, राइट। देखिए तो हमारे हिसाब से होना चाहिए मोल ऑफ Ag2A, Ag2 के मोल हो जाएंगे गिवन मास 1 ग्राम अपॉन Ag2O का मोलर मास कितना होगा, मान लेते हैं एनायन का मास कितना है x, या इसका m मान लिया एनायन का मास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेट द मास ऑफ एनायन A इज इक्वल टू m, एनायन का m है, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर का 108 एटॉमिक मास होता है, 108 इंटू 2 दैट इज 216, और इसका जोड़ देंगे m तो हो जाएगा 216 प्लस m, ठीक है। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल देने वाला है, तो हमारे पास इतने मोल तो इसके डबल बनने चाहिए, तो मोल ऑफ Ag फॉर्म दैट शुड बी 2 इंटू, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल फॉर्म करता है बेटा, तो इसका हमारे पास इतने मोल है, वो कितना करेंगे, इसका डबल मोल फॉर्म करेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 216 प्लस m, ये इतने मोल है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसका कितना मास बना है 0.6 ग्राम, तो इसके मोल निकाल सकते हैं हम, और मोल निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मोल कितने बनने चाहिए सिल्वर के, 0.6 अपॉन 108 बनना चाहिए था, और बना कितना हमारे पास 2 अपॉन 216 प्लस m। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 216 इंटू 0.6 प्लस 0.6 m प्लस 216 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू हो जाएगी m इज इक्वल टू 216 माइनस 216 इंटू 0.6 अपॉन 0.6, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, m की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 144, राइट। इसका मतलब हमारे पास ये जो डाइबेसिक एसिड है, इसका जो एनायन है उसका मास आ जाएगा 144। इट मींस इस पूरे एसिड का अगर मोलिकुलर मास देखें तो एसिड के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन भी एडेड है, तो मोलर मास ऑफ एसिड अगर निकालना है, मोलर मास ऑफ एसिड that will be equal to 2 plus cation plus anion का मास that is 146। ये हमारे पास इस ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड का मोलर मास आ गया 146। तो 146, अब हमें क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके अंदर कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने एनायन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा किसका मॉलिक्यूलर मास 146 से वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप चेक करें तो सारे ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन जैसे सपोज ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन डी का जो मोलर मास है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 में 5 कार्बन मतलब 60 प्लस 6 हाइड्रोजन 6 और 5 ऑक्सीजन मतलब कितना होगा 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 80। तो ऐड करोगे सबको तो कितना आ जाएगा 146। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताया है 100 ml of 0.3 molar HCl solution is mixed with 200 ml of 0.3 molar H2SO4 solution. What is the molarity of H plus in the resultant solution? देखिए HCl H2SO4 दोनों के दोनों एसिड है, तो HCl भी H plus डोनेट करेगा और H2SO4 ऑल्सो डोनेट H plus आयन, तो दोनों से के थ्रू हम H plus के टोटल मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर उसका मोलारिटी निकालना है तो टोटल मोल ऑफ H प्लस अपॉन क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम कर सकते हैं, तो उससे मोलारिटी हमारे पास H प्लस की आ जाएगी। देखो तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर एक कंसेप्ट हम बात करते हैं नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू सिंपली हम बात करेंगे n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये रिलेशन जो है बाद में जब अपन रिडॉक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं समझाऊंगा कि ये रिलेशन कहां से है। अभी के लिए सिंपली इतना याद रखिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन मोलारिटी हमें निकालना आता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
एन फैक्टर जो है, अभी तो हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें एन फैक्टर का यूज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर एसिड हुआ तो कितने हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकता है, ये उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बेस है तो कितने OH डोनेट कर सकता है, ये एन फैक्टर हो जाएगा। और सोल्ट अगर है तो उसके केटायन या एनायन पे कितना चार्ज है, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ वाले क्वेश्चन के अंदर जो मिक्सचर की हमें पूछा है मोलारिटी H+ के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, देखो M1V1 वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि टोटल मोल ऑफ H+ अपॉन या मिक्सचर की मोलारिटी क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मलिटी लूँ तो हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखिए H+ के लिए अगर देखो मैं HCl के अंदर, तो HCl के अंदर एन फैक्टर 1 ही है क्योंकि HCl है, एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा। इसका देखो मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम हो जाएगा, 0.3 × 100, राइट, प्लस H2SO4 का एन फैक्टर 2 है तो इसके नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, 2 × 0.3 × 200 अपॉन टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है 100 + 200, ये हमारे पास मिक्सचर की नॉर्मलिटी आ जाएगी। और हम नॉर्मलिटी किसकी निकाल रहे हैं, H+ की, तो H+ का एन फैक्टर कितना है 1, तो इसकी नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या रहने वाली है, सेम ही हो जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 60, 120 अपॉन 300, मतलब दैट इज इक्वल टू 150/300, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। तो H+ की नॉर्मलिटी 0.5 है, तो H+ की जो मोलारिटी रहेगी वो भी कितनी हो जाएगी 0.5। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देख क्वेश्चन नंबर 23 है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl इज मिक्स्ड विद NaOH if density of NaOH is 1.5 times that of pure HCl, then the resultant solution should be। देखिए हमारे पास एसिड और बेस दो चीज का मिक्सचर है। अगर मान लो एसिड अगर आपके पास ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक, और बेस अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। मतलब अगर एसिड के मोल निकाल लो और बेस के मोल निकाल लो तो जिसके मोल ज्यादा है वो हमारे पास, क्योंकि ये दोनों क्या है मोनोबेसिक है, जो HCl है वो भी उसका भी एन फैक्टर 1 है और NaOH उसका भी एन फैक्टर 1 ही है। इट मींस जिसके डायरेक्टली हम देख सकते हैं जिसके मोल ज्यादा है वो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको दे रखा है 10% V/V, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब भी हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे 10% V/V का मतलब हो जाएगा 10 ml HCl ऑफ HCl गिवन था क्वेश्चन में इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट। सिमिलरली अगर NaOH के लिए दिया है 10% V/V NaOH, इसका भी मतलब हो जाएगा 10 ml NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों के अंदर हमारे पास NaOH और HCl का वॉल्यूम पता है और क्वेश्चन में डेंसिटी NaOH को और HCl की दे रखी है। अब हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है हमारे पास HCl का 10, तो मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मान लो HCl की कितनी ले ली आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ NaOH इज 1.5 टाइम्स ऑफ HCl। तो HCl की डेंसिटी मान लो मैंने ले D इनटू वॉल्यूम 10। सिमिलरली इसका कितना होगा, मास ऑफ NaOH हो जाएगा इसका वॉल्यूम 10 और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ HCl, मतलब वो D का 1.5 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास दोनों के मोल निकाल लेते हैं हम। मोल ऑफ HCl अगर निकाल रहे हैं वो हो जाएंगे D इंटू 10 अपॉन HCl का मोलिकुलर मास 36.5। सिमिलरली अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं मोल ऑफ NaOH तो वो आ जाएगा हमारे पास 15D अपॉन 40। अब इनमें से देख सकते हैं अपन कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए अगर आप डिवाइड कर दो इसको 10 से तो ये बन जाएगा D अपॉन 3.65, और अगर यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा D अपॉन 15 से डिवाइड होगा तो 2.6 समथिंग। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आने वाली है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मोल ज्यादा रहने वाले हैं और NaOH के मोल ज्यादा रहेंगे तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक। सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा,
बेसिक सॉल्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एंड क्वेश्चन नंबर 25 says 5 mole A 6 mole Z and mixed with sufficient amount of C to produce F, then maximum mole of F which can be produced। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो तरीका है कि हम सिक्वेंशियल रिएक्शन का फॉलो करें, एक तरीका और है हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दो, डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे तो एक शॉर्ट तरीका है A plus 2Z गिविंग B, और सेकेंड रिएक्शन है B plus C गिविंग Z plus F। शॉर्ट तरीका है हम क्या करें, पहले इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर दें, ऐड कर दें। दोनों रिएक्शन अगर ऐड कर दी तो ये हमारे पास बनेगा, देखो A plus B plus C plus 2Z गिविंग B plus Z plus F, ठीक है। तो यहाँ से B और B कैंसिल आउट हो गया, ये Z इस साइड आएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A plus C 2Z minus Z, तो कितना बन जाएगा Z plus F। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल रिएक्शन हो जाएगी ऐड करने के बाद। तो फाइनल रिएक्शन के अंदर हमें गिवन है A के कितने मोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5 मोल्स। Z के जो मोल गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर दैट इज 6 मोल्स, एंड C जो गिवन है वो क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, X इसके अंदर है। तो अगर A हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखें तो 5/1 और 6/1, तो A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो A का लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। 1 मोल A विल फॉर्म 1 मोल F, when 5 mole A will give 5 mole F। तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल ऑफ F फॉर्म ऑफ F will be 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें गिवन है 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम रिएक्टेड विद एक्सिस ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस x ग्राम ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड Ti 1.44O, तो वैल्यू ऑफ x विल बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें कंपाउंड गिवन है टाइटेनियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म Ti 1.44O। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें, देखो यहाँ पे अगर मान लो 2 एटम होते तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, Ti2O होता सपोज, और यहाँ पे Ti 1.44 है तो हम आगे लिख सकते हैं 1.44। ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2। क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सीजन क्या है, एक्सिस में है, इसका हमें दे रखा है 1.44 ग्राम और इसका दिया है x ग्राम विल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द क्वेश्चन। हमें पता है कि टाइटेनियम का जो एटॉमिक मास है, देखो एटॉमिक मास तो टाइटेनियम का है वो होता है 48 टाइटेनियम का एटॉमिक मास है, तो मोल निकाले। देखो मोल ऑफ Ti इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड करो, ये आएंगे 0.03। देखिए एक मोल या इस रिएक्शन के हिसाब से, बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से 1.44 Ti विल फॉर्म 1 मोल ऑफ TiO, या कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है इसका 1 मोल बनाते हैं। तो 0.03 मोल कितने बनाएंगे, देखिए तो मोल ऑफ Ti 1.44O फॉर्म्ड विल बी, या इसको हम यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं, सिंस 1.44 मोल टाइटेनियम विल फॉर्म 1 मोल Ti 1.44O, then 0.03 मोल Ti will give 1/1.44 into 0.03 मोल ऑफ द कंपाउंड। या फिर मास अगर निकालना है इसका, तो मास ऑफ Ti 1.44 विल बी मोल इंटू मोलर मास, और मोल है 1.44 इंटू 0.03 इंटू इसका मोलर मास जो हो जाएगा वो होगा, देखो टाइटेनियम का 48 और उसके एटम कितने 1.44, तो 48 इंटू 1.44 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 60। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.77 ग्राम, ठीक है, दैट इज दी x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इसके बचे हुए एक्सरसाइज 1 के जो मोर देन वन चॉइस वो क्वेश्चन है,
उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे सिक्वेंशियल पैरेलल रिएक्शन के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।